अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है, हमने डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, 11.2 और 11.3 हमने डिस्कस करना है आज। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो जो मेजर कमर्शियल सोर्सेज होते हैं अल्केन के, वो होते हैं कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोर्स का क्या मतलब है? सोर्स मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप तक किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्या सोर्स है उनका जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, निकल रहे हैं और हमारे इस्तेमाल में आ रहे हैं, हम उनको इजीली यूज़ कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला सोर्स है हम डिस्कस करें तो वो है इसका कोल। ठीक है, कोल को हम देखें तो कहते हैं कोल जो है वो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो सोर्स है। ठीक है, जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हम कोल को क्या करेंगे, हीट। ठीक है, और किस तरह से हीट करेंगे? एब्सेंस ऑफ एयर में। और इसका जो टेम्परेचर है वो हमने कितना रखना है? हाई रखना है। तो कोल से फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? हमें मिलेगी कोल गैस, कोल तार और कोक। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल को हम एक सॉलिड फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमें याद रखना है, यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल। कोल गैस को अगर हम देखें तो कोल गैस में कितनी तरह की गैसेस होती हैं? उसमें जो है वो मीथेन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी। और ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। ठीक है, अगर हम कोल तार को देखें, कोल गैस में कितनी गैसेस हमने देखी? एक मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम कोल तार को देखें तो कोल तार भी जो है वो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है। ठीक है, कोल तार से हमें क्या मिलता है? कोल तार से हमें मिलेगा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे बात हुई है कोल तार की। ठीक है, हमें कोल तार से क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए हैं? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स ऑब्टेन हुए हैं। और जो हमारे पास ये बेंजीन और डेरिवेटिव्स हमें मिले हैं, इन कंपाउंड्स को हमने सेपरेट करना है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमने क्या करना है? बेंजीन को और उसके डेरिवेटिव्स को सेपरेट करना है। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये है कि हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड मिक्सचर है तो उस लिक्विड मिक्सचर को अगर हम सेपरेट कर दें, किस में? फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? हिस्सों को कहते हैं। तो लिक्विड मिक्सचर को जब हम सेपरेट करेंगे फ्रैक्शंस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। केमिकल कंपाउंड्स को किस तरह से सेपरेट करते हैं? उनको हीट करते हैं हायर टेम्परेचर में, जिसमें हमें एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन जो है वो मिलते हैं मिक्सचर के, और वो क्या हो जाते हैं? वेपोराइज हो जाते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शनेट होने के लिए, फ्रैक्शंस बनने के लिए, हिस्से बनने के लिए, पार्ट्स बनने के लिए इसमें क्या प्रोसेस यूज़ होता है? ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो इसमें यूज़ होता है। ठीक है, अब डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन होती है जब लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? जब लिक्विड कन्वर्ट होता है किस में? वेपर्स में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर्स में। ठीक है, और फिर जो वेपर्स हैं वो कंडेंस्ड बैक होके किस में कन्वर्ट हो जाए? कंडेंस बैक होके दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या हुई है? डिस्टिलेशन। और इसके एग्जांपल आप केटल में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको बंद करके रखते हैं तो जो गर्म पानी है, हॉट वाटर है या हॉट टी है या हॉट कॉफ़ी है, उसमें अगर उसके वेपर्स बन रहे हैं और उसके कवरिंग में, उसके कॉर्क में जमा हो रहे हैं,
तो वो दोबारा से डिस्टिलेट होके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर उन्हें स्केप आउट नहीं हो पा रहे हैं वो, तो वो दोबारा से कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो हमारे से हमने जो कंपाउंड्स को सेपरेट किया है, ये हमारे पास बहुत यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इससे हम क्या बना सकते हैं, प्लास्टिक्स, डाइज बना सकते हैं, फाइबर्स बना सकते हैं, ड्रग्स, पेंट्स, वार्निशेस। ठीक है। और इस सब के बाद जो हमारे पास रेजिड्यू हमारे पास बच जाता है, ठीक है, उस रेजिड्यू चीज़ें बनने के बाद जो हमारे पास रेजिड्यू बनता है उसको हम कहते हैं पिच। ठीक है। और ये जो पिच है ये हमारे पास क्या बनाने के लिए यूज़ होती है, मेटल रॉड्स और जो रूफ्स होती हैं वो बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये था कोल का यूज़। नेक्स्ट यूज़ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सॉरी यूज़ नहीं, सोर्स, मैंने यहाँ पे गलती से कह दिया बाय मिस्टेक। नेक्स्ट सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है नेचुरल गैस। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने हेडिंग्स के साथ इसको लिखना है। ठीक है। हेडिंग के बगैर आप लिखेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और सेकंड बात ये कि अगर इसमें कोई मेन टर्म्स आती हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ किया है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को यूज़ किया है, तो ऐसे टर्म्स को, मेन टर्म्स को आपने क्या लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है, मार्कर से लिखना है। या तो आप इसको मार्कर से लिख दें, ठीक है, और अगर आपके पास मार्कर से लिखने का टाइम नहीं है तो आप उसको मार्कर से अंडरलाइन कर दें। ठीक है। इससे आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा, आपकी जो है वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। और ये अच्छा आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने पेपर को प्रेजेंट किस तरह से किया है। ठीक है। तो ये बात बीच में आ गई थी तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो क्या होती है, मिक्सचर होती है किसका, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है कि क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स दो एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है। और इसमें मोस्टली जो है क्या होती है, नेचुरल गैस जो है मोस्टली क्या होती है, मीथेन होती है। और इसमें स्मॉलर अमाउंट्स में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, स्मॉलर अमाउंट्स में इसमें इथेन भी पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है और ब्यूटेन भी। और ये सारे आप देखें कि ये शॉर्ट कार्बन एटम्स की चेन वाले हैं। ठीक है। जो कि नेचुरल गैस में पाए जाते हैं। ठीक है। मीथेन 1 कार्बन वाला है, इथेन में 2 कार्बन्स होते हैं, प्रोप में 3 कार्बन्स होते हैं और ब्यूट में 4 कार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसका सोर्स देखते हैं। थर्ड सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो है पेट्रोलियम। ठीक है। कहते हैं पेट्रोलियम में जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ अल्केन्स होते हैं, जिनमें लॉन्ग चेन्स अल्केन होते हैं। अभी हमने जब नेचुरल गैस को डिस्कस किया तो हमने शॉर्ट चेन अल्केन्स को डिस्कस किया यहाँ, लेकिन पेट्रोलियम में क्या होते हैं, लॉन्ग चेन अल्केन्स होते हैं। जब हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट पॉइंट इसका, इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग चेन अल्केन्स होते हैं। लॉन्ग चेन्स मतलब हायर कार्बन्स वाले, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर हम इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की, ठीक है, तो उससे हमें बहुत से हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स मिलते हैं। ठीक है। और जब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब उनकी होगी तो इट मीन्स के उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे कि वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, फ्रैक्शंस में। ठीक है। और उसमें से हर फ्रैक्शन जो है वो प्योर कंपाउंड नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, मिक्सचर होगा डिफरेंट कंपाउंड्स का, जो कि एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम उनको बॉयल कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा, प्योर कंपाउंड नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है। नेक्स्ट सोर्स हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट सोर्स है इसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से आते हैं, लिविंग कंपाउंड्स से आते हैं, ठीक है। तो लिविंग कंपाउंड्स अगर हम देख लें तो वो क्या हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हम इनको ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स से और एनिमल से, ठीक है। लास्ट हमारा सोर्स है, हम देख लेते हैं। लास्ट जो हमारा सोर्स है वो है सिंथेसिस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में ये किस तरह से प्रिपेयर होते हैं? कहते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो चुके हैं। कितने? ओवर 10 मिलियन कंपाउंड्स। 10 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हो चुके हैं और वो क्या बनाने में यूज़ होते हैं? उससे मेडिसिन्स बनती हैं, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, पेंट्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइज़र्स, डिटर्जेंट्स एटेक्स्ट्रा, ठीक है। और ये सब क्या है? हमारे पास सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और 5 सोर्सेज थे: कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे यूज़ हैं, हम डेली इनको यूज़ करते हैं और इसके बगैर जो है वो लाइफ जो है वो नहीं चल सकती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए। सबसे पहले हम यूज़ इसमें देखते हैं कि जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो यूज़ होते हैं एज फ्यूल्स, ठीक है। इनको हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। फ्यूल हमें चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके। इसके अलावा ये क्या करता है? एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इनसे बनते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है प्रोपेन का और ब्यूटेन का। प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है क्या है? गैसेस हैं, ठीक है, जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं इनको? नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस में ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं और ये वाइडली अवेलेबल होती हैं लिक्विड्स के शक्ल में, ठीक है, किसमें? इन फ्यूल सिलेंडर्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? LPG, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से जो है वो फेमिलियर हैं। नेक्स्ट हम यूज़ देख लेते हैं किसका? इथिलीन का। इथिलीन का अगर हम फार्मूला लिख लें वो है C2H4। इथिलीन जो है वो मेजर स्टार्टिंग मटेरियल है क्या बनाने के लिए? ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्रोडक्ट्स। और वो ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं? जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक्स जो हम यूज़ करते हैं, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम एंटी फ्रीज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ देखते हैं किसका? एसिटाइलिन का। एसिटाइलिन क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटाइलिन जो है वो वाइडली यूज़ होता है ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग और कटिंग मेटल्स। अगर आपने मेटल्स को कट करना है, उनकी वेल्डिंग करनी है, तो उसमें एसिटाइलिन का यूज़ होगा। और ये यूज़ होता है पॉलीमर्स बनाने में, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, और सिंथेटिक रबर और नायलॉन बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट यूज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट एसिटाइलिन जो है वो यूज़ होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर आपने फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइप करना है,
ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, अगर आपने फ्रूट्स की आर्टिफिशियल राइपनिंग करनी है तो उसमें क्या यूज़ को किसको यूज़ करेंगे, हम एसिटाइलिन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं फिनोल के, ये यूज़ होते हैं एज एंटीसेप्टिक हॉस्पिटल्स में, ठीक है। मेथानॉल जो है अगर हम उसका यूज़ देखें तो मेथानॉल जो कि क्या होता है CH3OH, तो मेथानॉल के है वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है फैट्स के लिए, ऑयल्स के लिए, पेंट्स के लिए और वार्निशेस के लिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो यूज़ होते हैं क्या बनाने में, ड्रग्स बनाने में, डाइज बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, सोप्स, नाइलॉन, इमल्जेंट्स, पेंट्स, ठीक है। इमल्जेंट्स क्या है, ये भी एक तरह का पेंट होता है जो कि क्या करता है वाटर के साथ मिलकर इमल्जन बना देता है और हम इसको वॉल्स पे एज अ पेंट यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या सोर्स है उनका, जिसमें हमने देखा है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा है कि जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उनके सोर्स के बाद, उनके मिल जाने के बाद उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जहाँ पे वो डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं, और हमारी जो डेली लाइफ है वो इनके बगैर क्या है, इनकम्प्लीट है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, और आपने इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है लॉन्ग में, क्योंकि इसमें सारी थ्योरी है, तो इसमें आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपने हेडिंग के साथ लिखना है, ठीक है। हेडिंग के साथ आपने लिखने के बाद जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने हाईलाइट करके लिखने हैं हमेशा, क्योंकि अगर आप जितना भी अच्छा लिख लेंगे लेकिन आपकी जो मेन चीज़ है जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो हाईलाइट नहीं होगी, प्रोमिनेंट नहीं होगी, तो आपको कभी भी अच्छे मार्क्स एग्जामिनर नहीं देगा। या तो आपने उसको मार्कर से लिखना है या तो मार्कर से उसको अंडरलाइन कर देना है। तो अगर आपको कोई भी मसला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।